हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास पेडागोजी और इसमें ये हमारी तीसरी अभ्यास होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे हमने जो पहला प्रश्न लिया है वो है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। और ये प्रश्न आपके 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सक्रियबद्धता, कक्ष के अंदर सक्रियबद्धता क्या होगा? बच्चों का एक्टिव होना, मौन क्रियाकलाप के माध्यम से अधिगम कराना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। यहाँ पे बच्चा आपको कहीं लगता है एक्टिव होगा? नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन कट गया आपका। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। अनुकरण नकल करना ये सक्रियताबद्धता के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं होगा, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, यहाँ पे बच्चा एक्टिव हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, तो ये तो एकदम नहीं होगा। तो यहाँ से आपके देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है कि अगर जांच पड़ताल करेगा बच्चा तो भी एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, और प्रश्न पूछना भी उसके अंदर सक्रियता को दिखाता है, और वाद विवाद भी सक्रियता का ही एक हिस्सा है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होगा जब, आप देखिए ऑप्शन में दिए गए, कक्षा के सभी छात्र चुपचाप शांत बैठे हों। क्या तब कक्षा शिक्षण अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं जी, शांत बैठने पे कक्षा शिक्षण अच्छा कैसे हो सकता है। अगला है प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हो, ये हो सकता है। आगे देखिए, अध्यापक की हर बात लिख ले, ये जरूरी नहीं है कि कक्षा शिक्षण तभी अच्छा हो जब बच्चा लिखी गई चीज़ों को दोहरा ले। चौथा है कि बच्चे स्कूल ड्रेस में, ये भी पॉइंट सक्रियता के भाग में नहीं आता, क्योंकि कक्षा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ से आपको ऑप्शन 2 देखिए कि प्रश्न पूछना व उत्तर देने के लिए तत्पर रहना बच्चों का, ये टीचर्स का, यही कक्षा शिक्षण के अंतर्गत एक अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये प्रश्न आपके KVS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, पूछा है। ऑप्शंस को देखिए। जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना दे, तो क्या बच्चे त्रुटियां करेंगे? ये पॉइंट ये दिखाना चाहता है। नहीं, ये कंडीशन नहीं है, ये गलत पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। शिक्षक के लिए महत्वहीन क्यों दिखा रहे? क्योंकि उन त्रुटियों के अकॉर्डिंग ही तो बच्चों को फिर हमको सही एजुकेशन देनी होती है। तो इसलिए ये पॉइंट तो यहीं पर खत्म हो गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे दिया कि असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बिल्कुल नहीं जी, कभी पूरे अलर्ट होने के बाद भी कुछ चीज़ें वो करते हैं और वहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये असावधानी के चलते होता है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। चौथा पॉइंट है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे अगर त्रुटियां करते हैं वो उसके सीखने का एक हिस्सा होता है, इसी कारण उनसे त्रुटियां होती है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। वो कौन सी विधि है जिससे हम शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्वक बना सकते हैं? व्याख्यान प्रविधि, खेल प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बच्चे का सबसे ज़्यादा रुझान खेल की तरफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि खेल प्रविधि के माध्यम से हम शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्वक बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा, अब देखिए ऑप्शंस देखिए। बच्चों को नैतिकता देना, ये हो सकता है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुसरण करने के लिए कहना, ये नहीं कहा सकता। अनुगमन और अनुसरण करना ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये पॉइंट गलत हो गया। बच्चों के अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये हो सकता है, इसलिए इसको टिक्का भी मार देते, काटेंगे नहीं। चौथा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को कंट्रोल में करने के बाद ही देंगे। स्वतंत्रता किस तरह से देंगे? आप उस माहौल को देखेंगे और उसके हिसाब से उसे स्वतंत्रता, लेकिन पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, इसलिए यह पॉइंट भी गलत। आपके 2 ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। एक तो कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे, और दूसरा है कि बच्चों के व्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे। देखिए इस पॉइंट में जीवन के हर पहलू आ जाता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है इसमें यह कह रहा है कि बच्चों का सिर्फ नैतिक विकास के बारे में बता रहा है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है या शिक्षा शास्त्र है, उसका अर्थ यही होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व दे। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका
एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके 2016 के एग्जाम में दिया हुआ प्रश्न है और मात्र इसमें क्वेश्चन देखिए लिखा है सीखना। अब इसके बारे में दिया गया है, 4 ऑप्शन है। क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सीखना बच्चे के संवेग पर निर्भर करता है, जिस तरह के संवेग बनते हैं उस तरह का उसके सीखने की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखिए, संवेग से क्षीण संबंध होता है। अंदर जिस तरह के संवेग बनेंगे, अगर उससे क्षीण में से होता है क्षण भर के लिए अगर संबंध बनता है तो वहाँ पे सीखना नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया है कि सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र होता, स्वतंत्र नहीं होता। अगर आपके अंदर अधिगम करने की प्रक्रिया संवेग उजागर होगा तो आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, लेकिन जब आपके अंदर उस चीज़ को लेकर संवेग ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यह संवेग से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि संवेग से कनेक्ट होती, जुड़ी होती है, तभी वो अधिगम के अंतर्गत इंसान सीख सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। चौथा आपका ऑप्शन है कि सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होती है, तो बिल्कुल होती है। आप क्या सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, अगर उस सीखने के हिसाब से आपके अंदर संवेग उत्पन्न होता है तो सीखने की प्रक्रिया और तीव्र होगी और ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होगी, प्रभावित भी होगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे थे श्यामपट्ट शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल है। उसे किस शिक्षण सामग्री में आप डाल सकते हैं, किसको? श्यामपट्ट को। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य और दृश्य दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्यामपट्ट पे आप सिर्फ देख सकते हैं, श्यामपट्ट से कोई आवाज़ नहीं निकलती जिसे आप सुन सके, इसलिए आपका श्यामपट्ट किस तरह का साधन है? दृश्य साधन है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न में से है। किससे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध? प्राथमिक शिक्षण से, माध्यमिक शिक्षण से, प्रौढ़ शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है वो आपका प्राथमिक शिक्षा से है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालयों में कला और चित्रकला सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को कला सिखाया जाता है और चित्रकला यानी कि ड्राइंग वगैरह जो सिखाया जाता है वो क्यों सिखाया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। दिया है ऑप्शन है कला की विशेष वस्तुएं बनाना, कलाकारों को प्रोत्साहित करना, कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना और आँख हाथ पर नियंत्रण करना। तो देखिए बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है तो वह हाथ उसके एक्टिव नहीं हो, तो कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ा सा इधर हो जाता है, थोड़ा सा उधर, जिसके कारण से उसके अक्षर भी सही नहीं बनते। लेकिन कला में रुचि होती है हर एक बच्चे की, तो रुचि वाले काम को वो सावधानी पूर्वक करेगा, इसीलिए वहाँ पे कला और चित्रकला पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो एक्टिव होकर और अपने हाथों को कंट्रोल कर कर वो नियंत्रण बनाना सीखता, और ये नियंत्रण उसका लिखित तौर पर भी काम आता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है कि कला सिखाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो आँख और हाथ पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना होता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है कि कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। कक्ष में जो विचार संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान होता है वो किस पर निर्भर करता है? कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक की भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर या छात्रों की योग्यता पे। तो कक्षा विचार संप्रेषण कब होगा? जब अंतःक्रियाएं होगी। तो कक्षा की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है कि विचार संप्रेषण कितना होगा और कैसे हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।